नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल दक्षिण के लाल किले में बीजेपी की दस्तक पर है। पीएम मोदी आज केरल के दौरे पर गए थे। तिरुवनंतपुरम में, जो केरला की राजधानी है, उसमें 2 नई अमृत भारत ट्रेनों को उन्होंने हरी झंडी दिखाने से लेकर CSIR इनोवेशन हब और मेडिकल कॉलेज में रेडियो सर्जरी सेंटर की शुरुआत तक कई विकास योजनाओं की सौगात केरल को दी है। सरकारी दौरे के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने तिरुवनंतपुरम में बीजेपी की जीत का जश्न भी मनाया। दरअसल पिछले लोकल बॉडी चुनाव में, यानी जो महानगर पालिका के, नगर पालिका के, ग्राम पंचायत के चुनाव हुए थे, उसमें तिरुवनंतपुरम नगर निगम के अंदर एनडीए सबसे बड़ा गठबंधन बनकर सामने आया हुआ है। केरल के भीतर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को मिली ये पहली जीत मानी जा रही है। एलडीएफ की सत्ता वाले इस नगर निगम में एनडीए ने 101 में से 50 वार्डों में जीत हासिल की है। इस जीत को केरल में बीजेपी और एनडीए के बढ़ते कदम और उम्मीदों से जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने आज भी जो रैली की, उसमें बार बार यही कहा कि जिस तरह गुजरात में नगर निगम की जीत से बीजेपी की सत्ता का सफर शुरू हुआ था 1987 में, गुजरात के भीतर भी इसी तरीके से, जब भारतीय जनता पार्टी गुजरात के भीतर कोई बड़ा दल नहीं था, जनता दल और कांग्रेस के बीच में बीजेपी ने एक नगर निगम में जीत से शुरुआत की थी। उसकी याद दरअसल प्रधानमंत्री दिला रहे थे। उसी तरीके से वही शुरुआत केरल के भीतर भी हो चुकी है। यह और बात है कि केरल में बीजेपी पिछले चुनाव में एक सीट भी नहीं जीत पाई थी, लेकिन इस बार बीजेपी को भारी उम्मीद है और इसी उम्मीद में बीजेपी अपनी रणनीति पर आगे बढ़ रही है। आज के दौर में जो दौरा किया गया था, उस दौरे में प्रधानमंत्री मोदी ने अलग अलग जो मछुआरा वर्ग से लेकर संतों तक और एनडीए के छोटे छोटे घटक दलों के नेताओं से भी मुलाकात की। आज के तिरुवनंतपुरम की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने लेफ्ट के मोर्चे एलडीएफ और कांग्रेस के मोर्चे यूडीएफ दोनों पर ही जोरदार हमला बोला। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो रोड शो तिरुवनंतपुरम के भीतर प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। एक वक्त था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरीके से रोड शो करेंगे, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन तिरुवनंतपुरम में नगर निगम में जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपना दमखम दिखाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी को तीसरे विकल्प के रूप में विकास की बात करने वाली पार्टी प्रधानमंत्री बता रहे थे। और एक तरफ सबरीमला मंदिर में चोरी मामले का जिक्र उन्होंने किया, तो दूसरी ओर कांग्रेस को इंडियन नेशनल कांग्रेस की जगह पर मुस्लिम माओइस्ट कांग्रेस भी कहा है। तो आज के दंगल में दरअसल हम यही चर्चा करेंगे कि क्या केरल में जो लेफ्ट का आखिरी गढ़ बचा हुआ है, उस पर भारतीय जनता पार्टी जो दावा बोल रही है, उस दावे में कितना दम है, वो कितना कामयाब हो पाएगा। केरल में अगले 3 महीने के बाद चुनाव होने जा रहे हैं। लोकल बॉडी में बीजेपी की जीत का 0 सीट वाली बीजेपी को सत्ता के गलियारे तक नहीं, लेकिन कम से कम उसके नजदीक पहुंचाने में कितनी मददगार यह जीत साबित हो सकती है, ये तमाम सवाल है। हम कुछ आंकड़े भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। मैं आपको कांग्रेस से भी सावधान करने आया हूं। कांग्रेस के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है। कांग्रेस आज माओवादियों से ज्यादा कम्युनिस्ट और मुस्लिम लीग से भी ज्यादा कम्युनल हो गई है। इसलिए देश में आज कांग्रेस को एमएमसी यानी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस कहा जा रहा है। इसलिए आपको कांग्रेस से भी बहुत सतर्क रहना है। ये मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस के लोग केरला को अपनी लैब बना रहे हैं। कांग्रेस यहां केरला में भी कट्टरपंथियों को बढ़ावा दे रही है। ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्म, आस्था, इसकी इस पवित्र धरती को कांग्रेस के मुस्लिम लीगी एजेंडे से हमें मिलकर के इस पवित्र भूमि को बचाना है।
सबरीमाला से लेकर मुस्लिम माओवादी कांग्रेस वाले प्रहार के पीछे दरअसल आंकड़े कुछ ऐसे हैं कि 2011 के मुताबिक केरल में हिंदू आबादी 54.73% तो मुस्लिम आबादी 26.56% से अधिक और ईसाई धर्मावलंबी भी 18.38% थे। ऐसी सूरत में जबकि कांग्रेस के यूडीएफ में आईयूएमएल जैसे दल भी हैं, मुस्लिम वोट का ज्यादातर हिस्सा यूडीएफ के हिस्से जाता रहा है। ऐसा क्या हुआ कि त्रिपुरा में 30 साल से ये लेफ्ट वालों की सरकार चल रही थी और उसके बाद वहां की जनता ने तंग आकर के, थक करके बीजेपी को मौका दिया और आज दोबारा वहां बीजेपी की सरकार चल रही है और वहां एलडीएफ का नामो निशान नहीं बचा है, लेफ्ट का नामो निशान नहीं बचा। बंगाल देखिए, 35-40 साल तक लेफ्ट ने राज किया था, वहां सरकार बदली और उसने लेफ्ट के खिलाफ जंग किया और परिणाम क्या हुआ? आज बंगाल में लेफ्ट वालों को चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं मिल पाते हैं, लेकिन केरल में ऐसा नहीं होता है, इसलिए क्योंकि दोनों की मिलीभगत है। 5 साल तुम बैठो, फिर 5 साल हम आएंगे, न हम तुम्हें परेशान करेंगे न तुम हमें परेशान करोगे। केरल में सत्ता की कुंजी तक पहुंच बनाने के लिए पीएम मोदी ने ऐसी मिसालें भी पेश की, जिसमें बंगाल में लेफ्ट की बदहाली से लेकर त्रिपुरा में बीजेपी की बुलंदी तक की मिसाल दी। पीएम मोदी ने कहा कि अब केरल की बारी है जहां कमल खिलने वाला है। He doesn't know the ABC of Communist Party's ideology. Of course, he is a Pakka Sanghi, and he is ill-famous for his these types of speeches. Whatever it is, Kerala is a land of secularism. So the BJP's sinister attempts and other communal elements' attempts to fetch, to get something in Kerala, it's not going to happen. लेफ्ट चाहे अपने लालगढ़ को लेकर जितने दावे कर ले, लेकिन जमीन के हालात बताते हैं कि केरल में बीजेपी का हौसला यूं ही हाई नहीं है। 20 जनवरी को हुए वोट वाइब सर्वे के मुताबिक केरल में 22.7% लोग महंगाई से परेशान हैं, 18.4% लोग भ्रष्टाचार को लेकर चिंतित हैं और 18.2% लोगों के लिए बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। इतना ही नहीं, आधे से ज्यादा लोगों में मौजूदा हुकूमत के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर नजर आने लगी है। ऐसे में बीजेपी फायदे की उम्मीदें पाल रही है। खासकर एसआईआर के बाद केरल में नए वोटर लिस्ट पर भी नजर होगी, जिसका असर चुनाव और नतीजों पर पड़ सकता है। आज तक ब्यूरो। तो भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण भारत की तरफ अपना मुंह मोड़ना शुरू कर दिया। दरअसल कई सालों से बीजेपी कोशिश कर रही है कि दक्षिण भारत में कहीं ना कहीं उन्हें घुसने का मौका मिले, कहीं ना कहीं सरकार बनाने का मौका मिले, लेकिन कर्नाटक के आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल है। आंध्र प्रदेश में कोशिश करके देख ली, लेकिन एक बार फिर किसी सहयोगी दल के साथ जाना पड़ रहा है। केरल और तमिलनाडु, बहुत दिन से उनकी कोशिश चल रही है। अभी भी प्रधानमंत्री तिरुवनंतपुरम के बाद चेंगलपट्टू में, तमिलनाडु में संबोधित कर रहे हैं, वहां पर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। वहां भी हम जाएंगे। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं चेंगलपट्टू से, वहां पर भी डीएमके की सरकार पर प्रधानमंत्री का निशाना साफ नजर आता है। तो क्या केरल में अब नई उम्मीद जागी है? तिरुवनंतपुरम के नगर निगम के चुनाव में एनडीए के प्रदर्शन के बाद, उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। मोहन कुमार मंगलम, प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो भी चर्चा में हिस्सा लेंगे। संदीप शास्त्री, पॉलिटिकल एनालिस्ट और उसके साथ साथ नीति के चेयरपर्सन है, वो भी इस चर्चा में हिस्सा लेंगे। और अमिताभ तिवारी भी कुछ देर बाद इस चर्चा में जुड़ने वाले हैं। 3 सवाल दरअसल मैं अपने पैनल के सामने रखना चाहता हूं। पहला सवाल, क्या तिरुवनंतपुरम नगर निगम में बीजेपी की जीत केरल में बीजेपी के बढ़ते प्रभाव की निशानी है? हालांकि बीजेपी पिछले 2 विधानसभा चुनाव से कोशिश करी है, लेकिन अभी भी एक सीट भी वहां पर जीत नहीं पाई है। हालांकि लोकसभा चुनाव में तिरुवनंतपुरम में बीजेपी का प्रदर्शन काफी ठीक ठाक रहा है, लेकिन सीट नहीं जीत पाए हैं। लेकिन इस बार नगर निगम में सत्ता के बाद क्या बढ़ते प्रभाव की निशानी माना जाए? दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस को मुस्लिम माओइस्ट कांग्रेस बोलने से बीजेपी को ध्रुवीकरण का फायदा मिल पाएगा?
क्योंकि इस बार सीधा निशाना, ये पहली बार इसका इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन प्रधानमंत्री बार बार ये कहते हैं कि ध्रुवीकरण करने वाली ताकतों को कांग्रेस पार्टी मदद करती है और यहां पर भी वही आरोप उनकी तरफ से लगाया जा रहा है। तीसरा सवाल, क्या केरल कांग्रेस में गुटबंदी आगामी चुनाव में यूडीएफ पर भारी पड़ सकती है? पिछली बार भी नगर निगम चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के बावजूद वहां पर कांग्रेस अपनी सत्ता नहीं बना पाई थी, जबकि एलडीएफ की सत्ता, पहली बार केरल के भीतर ऐसा हुआ कि एलडीएफ की सत्ता वहां पर बन पाई। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको एक सैंपल सर्वे भी हम आपको बता रहे हैं। वोट वाइब की ओर से दरअसल ये सर्वे किया गया 20 जनवरी से लेकर, उस पर भी हम जाएंगे और वहां पर भी हम बात करेंगे। अभी